उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ 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 व्यंजन देखते हैं। य य र ल और व। हमारा वहां तक हो गया था, वहां म तक, पप्पू पापा म तक हो गया था ना कल। अगला हमारा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो ऐसे व्यंजन, देखो नाम देखो, थोड़ा सा नाम से पकड़ाएगा। अंतस्थ मतलब जो अंदर से प्रोनाउंसिएशन इसका होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। जैसे ये जो है ना, ये व्यंजन है जो, ये कंठ के और नीचे से आते हैं, ठीक है, इसलिए अंतस्थ बोलते हैं। और चूंकि कंठ के और नीचे से आते हैं ना, इसीलिए ना, क्योंकि हमारे स्वर भी तो अंदर से ही आते थे। स्वर भी कहां से आते थे? वो भी अंदर से आते थे, क्योंकि वो मूल ध्वनियां थी ना। तो मूल ध्वनियां के लगभग लगभग बराबर ही है। मतलब इसको कंप्लीट आप स्वर भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, स्वर भी नहीं कर सकते, मगर ये इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको अर्ध स्वर बोलते हैं य र ल व। और अर्ध स्वर कैसे बोलेंगे? देखो अंतस से पकड़ो, अंतस, ठीक है, अंतस होता ना, एक गाना था ना, अंतस में पीला वाला एक तो छत्तीसगढ़ी गाना, अंतस, अंतस का मतलब कहते हैं, इसको कंठ के और अंदर से बोला जाता है। एक बार प्रोनाउंस करो, य र ल व। तो य जब बोलते हैं ना, तो थोड़ा अंदर डीप होकर आता है, इसलिए इसको अंतस बोलते हैं। और इसीलिए चूंकि ये स्वर जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये कौन से है? य र ल व। चार ऐसे वर्ण हैं जो हमारे अंतस्थ कहलाते हैं, या फिर अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। एक दूसरा, और कौन सा व्यंजन था? ऊष्म, या फिर आपका संघर्ष। ये है आपका श, श, स और नेक्स्ट। ये जो व्यंजन है जो आप देख रहे हैं श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, या इन्हीं का संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसको मैंने कल भी हमने बताया था। ऊष्म या संघर्षी क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो हमारे मुख में एक घर्षण पैदा होती है, और घर्षण पैदा होती है तो घर्षण से आपको ही पता है ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म बोलते हैं। और घर्षण से पैदा होती है इसको संघर्षी बोलते हैं। ये संघर्षी व्यंजन कितने हैं? तो चार। यहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कल हमने और देखा था च, छ, ज, झ। ये जो व्यंजन है इनको भी क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। याद रखिएगा, संघर्षी होते के साथ साथ ये कैसा है? स्पर्श संघर्षी, ठीक है। स्पर्श संघर्षी 25 है ना, तो स्पर्श संघर्षी। अच्छा, इसका उच्चारण कहां से होता है? तो कहां से होता है? ताली, ठीक है। मगर इनको सिर्फ और सिर्फ संघर्षी कहा जाता है। हमारे हमारे हिंदी में ये स है, सबका अलग अलग ध्वनियां है, पता है, मगर मिक्स हो जाता है कभी कभी, जब हमको ना शब्द शुद्धि नहीं पता होता है, कई बार हमसे भी हो जाता है। तो बचपन में बहुत होता है, कौन सा वाला स लगेगा, जल्दी जल्दी में जो इजी पड़ता है तो वही स, सबसे ज्यादा ये स लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिखने में इजी है ना। इसको घुमा के बनाओगे और इसको तो पहले बनाओ और फिर उंगली उठा के फिर ऐसे काटोगे। आप समझ पा रहे? देखो ये वाला स बहुत इजी है, मार दो। मगर ये वाला स अगर आप बना रहे हैं तो इसको पहले ऐसे फ बना लो फिर काटोगे, तो इसीलिए हम लोग सबसे कम ये वाला प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा ये वाला। मगर आपको ही पता है ये सरौते वाला है, ये शंकर वाला है, और ये अलग वाला स, श, श, और ये स है, स, ठीक है, स। अब उच्चारण एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा? अलग अलग जगह से होता है इसका, ठीक। हिंदी में बहुत कठिन पड़ता है ये सब, बस आप इतना याद रखिएगा। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, या कौन कौन से हैं? आपसे पूछे तो क्या बताओगे? इन्हीं चार व्यंजन को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। बताओ, अंतस्थ समझ में आ गया? और ऊष्म व्यंजन तो चर्चा कर लिए तो ज्यादा कठिन नहीं है।
अब देखो कितना इजी करेंगे इसको। आपको मैं कल स्पर्श व्यंजन बता दिया था कि कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान पूछता है ना जी। अब देखो एकदम मैच करना ना, ये देखो कितना इजी हो जाएगा। एक आप ना जब इसको करना है तो अंतर से उसको एक साथ शुरुआत करना, देखो इजी हो सकता है आपके लिए। ये तीनों का एक एक उच्चारण, ठीक है। जब बचपन में थे तो हमारे गुरु जी सिखाते थे तलावी से मुझान से दांती से, ठीक है। तो ये बोला जाता है तालु से, कहाँ बोलते हैं, तालु से। ये शब्द उच्चारण कहाँ होता है, तालु से होता है, तो ठीक है। और य का भी उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, ठीक है। ये कहाँ से, मुर्गा, स स। और ये वाला तास। ल और अरे देखो ना जी, पूछेगा ना इसका उच्चारण कहाँ से, इसका उच्चारण कहाँ से, याद होना चाहिए ना। बचपन में पढ़े नहीं तो अभी तेरे को पढ़ना पड़ रहा है। ये वाला जो श है, पहला वाला श, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, तालू मुर्गा, कंठ छूट जाता है, कंठ छूट जाएगा। तालू मुर्गा दाल, क्रम से कंठ छोड़ दोगे तो वही आएगा ना, तालू मुर्गा दाल। तो तालू मुर्गा और दाल, श श श और ऊपर का ये वाला कभी उच्चारण किया वैसे, सब एक ही सब बोल देते हैं, ये सब अलग अलग है। एक और चीज देखो, ये जो स्वर दिख रहा है ना, ये वाला स्वर, इसको पार्श्विक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। क्या नाम से जाना जाता है, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ल, ये जो ल और स दिख रहा है इनको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। जो भी व्यंजन, ठीक है, दांत से उच्चारित होते हैं, ठीक है, उनको पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक का मतलब पहले बताता हूँ, फिर दांत बताता हूँ। पार्श्व देखो, पार्श्व का मतलब होता है बाजू। पार्श्व मतलब हिंदी में पार्श्व मतलब है ना, पार्श्व यानी कंधा होता है, बाजू होता है, कंधा होता है ना, पार्श्व, दाया पार्श्व, आपका बाया पार्श्व। तो पार्श्व मतलब होता है बाजू या कंधा होता है, यानी बाजू समझ लो, किनारा समझ लो। तो इसका डेफिनेशन ये है कि जब हवा किनारे से, ठीक है, यानी बगल से, यानी पार्श्व से निकल कर चली जाए, उसके उच्चारण करते समय उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ समझना। जब हवा कहाँ से निकल के चली जाए, बाजू से, या फिर पार्श्व से, पार्श्वी बाजू बोलते हैं, या किनारे से निकल चले जाए, जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अच्छा सुनो, आप दांत से बोलते हो, दांत का मानव प्रयोग कर रहा हूँ, तो दांत में पोला पोला रहता है कि नहीं, सबके दांत में छेद रहता है ना। छेद करने का मतलब ऐसा नहीं, एक दांत बैठा दोगे तो हवा नहीं निकलेगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो हवा, आप दांत का प्रयोग करोगे उसके बाद भी हवा क्या करेगी, निकल जाती है, निकलती है कि नहीं, अब निकल जाएगा ना भाई। नहीं यकीन है तो ऐसे करना, कुल्ला करना, मतलब पानी लेना और दांत को मीच लेना और कुल्ला देखना, उसके बाद भी पानी बाहर निकल जाता है ना, सिंपल। इसका सिंपल समझ, जब पानी निकल जाए तो हवा तो निकल जाएगा, यानी दांत के साइड साइड से निकल जाएगी नहीं हवा, इसीलिए दांत याद रखिएगा, दांत। मगर होठ यूज होता है तो होठ पर नहीं निकल पाता है, होठ बंद हो जाएगा ना, पानी पीना और मुंह को बंद कर लेना, पानी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। और इन लोग का तो सवाल ही नहीं है, तालू और मुर्गा तो अलग ही सिस्टम है। मुद्दा किधर फंस रहा है, दांत और होंठ पे, तो होंठ पे रुक जाता है, ठीक है, और ये दांत पे हवा नहीं रुकता, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो जितना भी मैं आपको बताया हूँ दांत का वाला, दांत वाला व्यंजन, वो सब क्या कहलाएंगे, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन ऐसे व्यंजन जहां से हवाएं जो है बाजू 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 से निकल जाती है, जब हम दांत का प्रयोग करते हैं तब ऐसा होता है। याद रखिएगा, व्यापक में इतना कठिन करके पूछा है, मैं इसको नहीं बताता अगर ये क्वेश्चन नहीं आया था। पढ़ाने से पहले ना एक बार सॉल्व पढ़ लगता हूँ कि क्या पूछना है, कितना जाना है उनको, तो आप प्रश्न जब बनाएंगे ना तो आप पाएंगे कि ये व्यापक का क्वेश्चन। तो कई बुकों में इसका नहीं लिखा, सिंपल लिख कर दे देगा पार्श्विक व्यंजन। अब क्या है पार्श्विक व्यंजन, कौन है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बताऊं, तब तो समझ में आएगा ना। आने वाले जैसे ल पूछा हुआ है, ल को पूछा है, अगली बार ये स को पूछेगा, याद रखिएगा ये स जो है ये भी पार्श्विक क्यों है, क्योंकि पार्श्विक डेफिनेशन में पूछेगा ना, आपसे टेंशन नहीं लेना, वो याद रहे इसलिए मैं डेफिनेशन बता रहा हूं।
तो पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जहां से हवाएं बाजू बाजू से निकल जाती है, जैसे दांत के बाजू से, इसलिए इसको पार्श्विक बोलते हैं। ल और स क्या है? पार्श्विक। उसके अलावा इसको लुंठित बोलते हैं। लुंठित व्यंजन क्या बोलते हैं? ये वाला सवाल क्या कहलाता है? लुंठित। ठीक है, याद करने में आसानी होगा आपको। तो लुंठित व्यंजन देखो, लुंठित, लुंठित क्या होता है? तो ये किसे बोला जा रहा है? मूठा। और मूठा मतलब कैसे होता है पता है? जीभ जब मूठा पे टकराती, ठीक है, तब ना साउंड निकलता है। तो जब जीभ मूठा पे टकराती है और रोल करते हुए आती है, लुंठित मतलब होता है लोटते हुए। ठीक है, लुंठित क्या मतलब होता है? लोटते हुए घूमते हुए, उस व्यंजन को क्या बोलते हैं? लुंठित बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो र है, र, ये लुंठित व्यंजन। और ल स भी क्या है? लुंठित का मतलब होता है जब जीभ हमारी रोल करती है। रोल करती है मतलब गोल को घूमती है, लुढ़कती है, हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल से लुढ़कित, ल से लुढ़कना लिखना। क्या बोलते हैं इसको? लुढ़कना। इसी का यही मतलब है कि हिंदी शुद्ध हिंदी है और ये पूरा थोड़ा सा हमारे समझने वाला हिंदी। तो लुढ़कना, जब जीभ हमारी लुढ़कती है ना मूर्धा पे, तब उसको लुढ़कित बोलते हैं। ये र और श क्या है? इतना जवाब याद है। हो गया कि नहीं हमारा? ये 33 हो गया कि 25 उसमें हुआ था? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो गया ना? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देयर आर 33 व्यंजन। ठीक है, वोवेल्स कितने हैं? 30, मतलब 33 व्यंजन है। वो दो जो बताए थे कल, उचित याद आ रहा है? उचित बताओ तो, उचित यही था ना? उचित ये तो कल था। इसको अतिरिक्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन भी वहां कहा जाता है। उचित व्यंजन को ही अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, या द्विगुण के नाम से जानते हैं, द्विगुण लिख लेना जी। इसके अलग अलग नाम है। उच्छिष्ट व्यंजन कल बताए थे, इसी को अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और इसी को त्रिगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज नहीं पूछे यार आप लोग यार, कैसे यहाँ पर वह और हाँ भी तो छूटा हुआ है। नहीं छूटा, ये तीन जगह बताया, ये वह नहीं छूट गया है। और हाँ, और पता है जिसको छोड़ दिया था ना, अभी मैं भुला जा रहा था, इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि एकदम अलग है ना, ये तो क्रम से जम जाता है, थोड़ा बदले कर लो, ये अलग अलग। वह जो है वह दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ। दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है वह। दांत और होंठ का दोनों का प्रयोग, इसलिए ये एकदम अपवाद या अपवाद, अपवाद है अपवाद। दंतोष्ठ, दांत और होंठ। ठीक है, वो क्या होगा? दांत और ह जो है, ह एक बार बोल के देखो, क बोल के देखो, अ बोल के देखो, अ, ह, आधा साउंड थोड़ा सिमिलर होगा। और किसे बोलते थे तुम? किसे बोलते थे? अ को अह, अ, आ, अह, ह। सेम तो नहीं लग रहा है? ये सब कंठ। ठीक है, देख लो ना, मैच कर लो। अ, आ, अह, ह। अरे ये सब क्या है? कंठ। तो देखो आगे यहां से कर सकते हो, तालु, मूर्धा, दांत और कंठ लास्ट में छूटा तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे ना जम गया ना, तो कंठ आ गया। ह तो अबे नहीं भी करोगे तो भी पता चल जा रहा है ह क्या है। ह ह ह, ह कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। ठीक है, अ, कंठ। और वह को याद रखेगा, एकदम अपवाद टाइप से लगता है, दंतोष, दांत और होंठ। इसके अलावा भी प्यारे बच्चों एक और होते हैं, ये भी पढ़ते होंगे आप लोग, कछा, तरह, गया और है ना, इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप लोग बताओ क्या होता है इसका मतलब? बताओ जी, क्या नाम है आपका? नाम प्रियंका। प्रियंका, बताइए संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब
हिंदी में अरे संयुक्त, संयुक्त का मतलब पूछ रहे। हाँ कंबाइंड होता है ना, इंग्लिश में कंबाइन होगा, वही तो होगा कंबाइन। तो यही मतलब है भाई इसका, ठीक है। तो कंबाइन देखो, कंबाइन संयुक्त का मतलब होता है कंबाइन मतलब जोड़ दो। ये अलग से व्यंजन नहीं है, ठीक है, ये अलग से व्यंजन नहीं। ये कैसे व्यंजन है? तो ये दो व्यंजनों को मिलाकर बने, दो व्यंजनों को मिलाकर बने हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? मैं इसीलिए देखो 33 व्यंजन ही बता रहा, इसको मेरी जरूरत है बात। मूल व्यंजन की क्या है 33, वो दो जो था वो तो अलग से आ गया वृद्धि लगा लगा कर, और ये वाला भी संयुक्त है तो ये अलग से। अरे मान लो आप पानी है, पानी एक गिलास पानी लिए, आधा नम कर दिए और बोलोगे दो छूट है पानी, ऐसे थोड़े होगा। पानी तो पानी है ना, तो अलग अलग बस कर दिए होगा, वही है व्यंजन को उसी को एक कर दो, संयुक्त बोलते हैं उसको, अलग नहीं, न्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये किससे बना हुआ इसको पूछा जाता है। देखो इसको प्रोनाउंस किया और उच्चारण करो। अच्छा क और श से बना, क और र से बना, क्या ज और क्या से बना, और त शर श और र से। लिख लो। देखिए ना, इसको उसको उच्चारण नहीं करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, कशा करते हैं, कशा कशा। तो क और श, तर तर उसको थोड़ा सा तर अपना थोड़ा थोड़ा लंबा करो, तरोगे तो आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो आधा है ना, आधा आधा तो और र लगता है तो पूरा होता है, ठीक है। और क्या क्या होगा, क्या क्या ज और या, आधा आधा ज और या, अस्र श और अक्षर स्र स्र और इंग्लिश में स्पेलिंग देखना कैसे लिखते हैं, के एस एच लिखते हैं। देखो इंग्लिश में एकदम सच सच लिखा, क्या लिखा था के एस एच नहीं लिखा था, बताओ बच्चों को लिखते हो के एस एच, के को क और के एस बच गई स। ये तो पता है ना, थोड़ा अंग्रेजी है बता देते हैं। ये स किसके लिए है, और ये वाला हिंदी इंग्लिश में और शब्द है ही नहीं, हमारे पास है ना, हमारे पास है भाई, अलग अलग शब्द हैं अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। रोना, ठीक है, हुकना, हुकना समझते हो, हाँ हुकना नहीं समझते आप, हाँ हुकना, रुदल, ठीक है। हमारे पास हर चीज के लिए अलग अलग प्रॉपर शब्द हैं, ठीक है। बाकी अंग्रेजी में ना ऐसे बहुत सारे शब्द नहीं होते, जैसे हमारे पास है, ठीक है। देखो आदरणीय, आप, महोदय, ठीक है, तुम, तू, तय, ठीक है, ये सब है ना सब, ठीक है। और उसमें एक लाइन में यू खत्म हो जाता है, वो चाहे वो रिस्पेक्ट से बोलो चाहे आपको पता ही नहीं चलेगा, यही बता रहे हैं। इंग्लिश में ये देखो एक शब्द है, ठीक, और ये दोनों शब्द यही शब्द है इसके पास, तो कैसे करोगे? अब आप समझ लो, अंडरस्टूड कर लो। तो के फॉर क्या हो जाएगा, और देखो पूरा लिखने के लिए इंग्लिश में के लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये पूरा होता है, मगर ये क्या है अधूरा है ना, इसे नहीं पकड़ा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कश, तर, गया और श्र, ठीक है। तो श्र भी ऐसे लिखाएगा, कैसे लिखा हुआ मतलब इंग्लिश में एस एच आर, श्र होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब मैं अंग्रेजी नहीं बता रहा था, ठीक। तो ये याद रखना है। और एक और चीज याद रखना है, देखो जैसे ये वाला जो है इस इस वर्ड के बाद आता है,
और मान लो इसका बोलेगा इसका स्थान कहाँ है, तो क, देखो मैं लिखने के जब मैं लिख रहा था क ख और अंग, तो इसको इसमें बीच में से लगेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब अजीब टाइप से हो जाएगा। ये क के बाद ये जो वर्ड है इसका उच्चारण किसके बाद आएगा, तो क के बाद यहाँ पर कहीं पर आता है। जैसे ये तरह का जो है त के बाद आता है उच्चारण कहीं पर, ज का कहाँ आ जाएगा, ज के बाद, और ज का कहाँ जाएगा, श के बाद। उच्चारण क्रम हमेशा पहले लेकर के बाद आते हैं ये लोग, मगर हम लोग वहां पर लिखते नहीं है क्योंकि वो ना वर्णमाला क्रम में हमको याद करने में कठिनाई हो जाएगा, फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अलग से लिखते हैं। मगर आपको याद रखना है कक्षा का क्रम कहाँ किसके बाद आता है, क के बाद, तरह का क के बाद, जा क्या और स का, ये हमारा व्यंजन हो गया, बन जाएगा ना सही। अब व्यंजन के आखिरी व्यंजन में सबको बताने के लिए ना, कहां से देखो क से लेकर ज्ञा तक, जब ये चार पद संयुक्त है तो इसका तो कोई वो नहीं है, जितना भी मैंने व्यंजन बताया सबका उच्चारण स्थान बताऊंगा आपको, कोई छूटा है क्या, नहीं छूटा, सब बता दिया ना। तो याद रखना है आपको, उच्चारण स्थान याद रखना है, ठीक है। लास्ट देखते हैं व्यंजन के एक दो प्रकार है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली कंपन के आधार पर, इसके आधार पर कंपन दो प्रकार होता है, एक होती है अघोष, एक होता है सघोष, या फिर इसको सिंपल घोष भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले आप समझो कितने प्रकार, कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, यही पूछेगा। कंपन को ही क्या बोलते हैं, तो फिर होता है नाद, ठीक है, और क्या बोलते हैं, पता चले मैं कंपन बताया और सर उधर आ गया गूंज के आधार पर पूछा प्रकार, तो गूंज पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके पर्यायवाची भी आपको आना चाहिए। कंपन मतलब आप समझे वाइब्रेशन जो हमारे गले में होती है, जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम हवा बाहर निकलती है तो हमारे कंठ से लेकर पूरे में वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन जो वो कंपन है उसके किस किस व्यंजन में होती है, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन होंगे जिसमें नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे, घोष नहीं होता। और ऐसे व्यंजन जिसमें होगा उसको सघोष या घोष भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बताओ, चलो अभी मैं आपको बताया नहीं हूं तो इससे पहले देख लेते हैं। हम लोग स्वर पढ़े ना, स्वर, स्वर के डेफिनेशन में ही मैंने बताया था, स्वर में क्या होती है, एक नाद होता है, एक गूंज होता है। तो स्वर किस प्रकार के हो जाएंगे, सभी स्वर याद रखिएगा, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वरों में गूंज होगी, ठीक है, एकदम वो अलग ही वाइब्रेशन है भाई। आ बोल के देखो, आप बोल के देखो, ई बोल के देखो, सब में आपको क्या मिलेगा, एक एक गूंज मिलेगी, तरंग मिलेगा, एक तरंग मिलेगा, ठीक है। तरंग भी बोल सकता है, तरंग के आधार पर सारे स्वर क्या होते हैं, याद रखना पहले बात। तो स्वर का मतलब क्या खत्म, 11 होता है, 11 11 11 आ गई, ठीक है। अब देखिए व्यंजन को कैसे पहचानो, ठीक है। तो देखो सपोज डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आओगे ना, ठीक है। आप अपने ऐसा लिख लिया करना। अघोष मतलब क्या है, जिसमें स्वर कोकिलों में कंपन नहीं होता है या स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और लिख ही देता हूं मैं, चलो देखो, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है, गूंज नहीं होती है, तरंग एक सिंपल है। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो देखो
जब आप व्यंजन का एक क्रम पढ़े ना, पूरा व्यंजन पढ़ा, तो व्यंजन का पहला वाला और दूसरा वाला वो ना अघोष ध्वनियां कैसी है, अघोष। क ख, अब एग्जांपल मैं इधर लिख दे रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल देखो, क ख ग, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा, तो अरे जैसे इसमें क्या आ जाएगा, च छ, इसमें क्या आ जाएगा, उसके बाद और इतना ही है ना, इतना है ना, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3, केवल और केवल कितनी है, तो एक मिनट। और हमने क्या पढ़ा है, देखो आज जो पढ़ा उसको भी देख लो। आज क्या पढ़ा, तो एक पढ़ा, अंतस्थ पढ़ा ना, अंतस्थ पढ़ा, उसको कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या पढ़ लिया, उसमें पढ़ा, उसमें जो 4 लेटर होते हैं, 4 कौन कौन से, श श श और ह। ह को छोड़ दो, क्योंकि ह देखो, ह थोड़ा सा आपको भी लग जाएगा, ह अ और अ, जो अ टाइप साउंड कर रहे हैं ना, गंध वाले ध्वनि तो सारे सारे क्या होते हैं, वो होते हैं। तो देखो उस व्यंजन में ह छोड़ते बाकी तीनों, श श श, ये सारे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। जब इसको उच्चारित करते हो तब इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन या तरंग उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता। सभी व्यंजन के पहला और दूसरा लेटर जो होता है वो सारे, 1 2 3, इसमें से कुछ भी दे देगा, मालिक पूछ देगा थ कैसा है, अघोष है, घोष है, कैसा है, तो क्या बताओगे, अघोष। अघोष मतलब घोषणा नहीं होती, इसमें कंपन नहीं होता। कितने हैं अघोष ध्वनियां, जोड़ के देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये 3 छो कौन से, उस व्यंजन के 3 छो, श श श। बाकी जो बच गए सब घोष, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, स्वर तंत्रिका में कंपन होगा सभी व्यंजन के 3 4 5, तीसरा चौथा पांचवा। एक बार देखो, आप अंतर देखो ना, एक बार ग बोल के देखो ना, ग आनी है, लग रहा है तुरंत कंपन, इतना बड़ा नहीं होता है कि भूकंप आ जाए, हल्का वाला। ग और ग में अंतर नहीं लग रहा है, ग ग ग ग घ, एक गूंज नहीं है, एक गूंज। तो ये जो तीसरा चौथा पांचवा है, ये क्या है आपका, ये सघोष ध्वनियां कहलाती है। कैसी कहलाती है, सघोष, ठीक है। उसके साथ साथ आपका अंतस्थ, अंतस्थ य र ल व, और उसके साथ साथ भ को तो एकदम अलग से ही याद य य र। आप इसको महसूस कीजिए, रट के नहीं बनेगा ये, और इसमें अंतर आप देखिए तो समझे, य र ल व ह, और उसके बाद आप क ख च छ बोलो, आप पाओगे कि अंदर दिख रहा है, स्पष्ट अंदर दिख रहा है, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाते हैं स्कूल में, क ख च छ ट ठ, और उसके बाद इधर वाला बोलते हैं, ग भ ज झ, ठीक है, द ध, ये घोष है, इधर का, इधर क्या है, याद रखना है। इनकी संख्या कितनी है, 31, ये 20 इतना है, 11 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 31, याद रखना। इनकी संख्या कितनी है, 31 31, इसका 13। सभी स्वर कैसे है, तो सघोष सघोष, याद रखना, सभी स्वर सघोष में आते हैं। बन जाएगा ना, आप लोगों को कोई समस्या थी, आज बारिश नहीं है, ठीक, आगे बढ़े। सघोष अघोष क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। सघोष क्या हो जाएगा, 345 याद रखो ना, 345 ऐसे याद रखिएगा, 12 345 ऐसे याद करो तो आसान हो जाएगा, आपके लिए बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, 12 1 2, इसमें 345। सघोष सघोष ऐसे ही आया, ऐसे याद कर, जब भी पढ़ना सघोष सघोष, 12 345 12 345, बस बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होगा क्योंकि आगे बता रहा हूं ना, उसमें तो कंफ्यूजन होता है, बहुत पढ़ लेते हैं ना। 12 345, 12 अघोष 345। उसके बाद देखिए, हवा प्रवाह के आधार पर, हवा प्रवाह
के आधार पर व्यंजन भी दो प्रकार के, ठीक है। अल्प प्राण या हवा को क्या बोलते हैं, इसमें होना प्राण वायु, हिंदी में हवा का पर्यायवाची प्राण होता है, ठीक है, याद रखेगा। प्राण पक्षी उड़ गए तो अल्प प्राण, और इसको बोलते हैं महाप्राण। कॉलेज का डालेंगे ना, कॉलेज में हिंदी उर्दू नहीं पढ़ते आ जाओ। चलिए पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे इसको। देखिए, जब उसका उच्चारण करते हैं तो हवाएं जो होती हैं वो वो आबाद गति से, मतलब हवा जब उच्चारण करते हैं तो हवा निकलती है, और हवा ज्यादा निकलती है। बस हवा तो सब में निकलती है, पता है ना। मगर जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें हवा बहुत कम निकलती है, ठीक है, और एक ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें हवा बहुत ज्यादा निकलती है, तो उसी को प्राण बोलते हैं। तो जिसमें हवा नहीं निकलती या बहुत कम निकलती है उसको बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण, मतलब कम हवा, ठीक है, इसमें एनर्जी कम जाएगा। और एक ऐसा ऐसा वर्ण होता है हमारे पूरे में जिसमें हवाएं क्या होती हैं, ज्यादा ज्यादा निकलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महाप्राण, ठीक है। पहचाने का तरीका भी है, हकार की ध्वनि भी निकलती है। अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं निकलेगी, और महाप्राण में हकार की ध्वनि निकलती है, ठीक है। फिर से समझिए, अल्प प्राण महाप्राण में पहले प्रकार समझ लो तो बन जाएगा। प्राण यानी हवा प्रवाह के आधार पर व्यंजनों को दो प्रकार, व्यंजन के कितने प्रकार है, दो प्रकार, ठीक है। तो पहला समझिए कि हवा कैसे, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवाएं क्या होती है, एकदम कम निकले, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अल्पकार, या ना के बराबर। और जब किसी का उच्चारण करते हैं तो मुंह खोल के बोलते हैं, ठीक है, एकदम हवा बहुत निकलती है, क्या होते हैं, महाप्राण बोलते हैं। और इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे में हकार की ध्वनि भी निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है, देखिए इसमें क्या होगा, वायु का प्रवाह अल्प, अति अल्प, अति कैसे होगा, अल्प होगा। वायु का प्रवाह कैसा होगा, अति अल्प, और हकार से ध्वनि नहीं निकलेगी, हकार की ध्वनि। वायु प्रवाह बहुत कम होगा या एकदम अल्प मात्रा में होगा, ठीक है, हकार की ध्वनि नहीं निकलेगी। और सभी व्यंजन जो है, सभी व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा, ये सारे कैसे हैं, अल्पप्राण। सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट, अल्पप्राण कौन से होंगे, तो पहला, तीसरा और पांचवा। पहला तीसरा पांचवा मतलब पहला तीसरा पांचवा। आप महसूस करना, पहले इसको ही बता दो, उसके बाद करना। इसका जब सुपोजिट हो जाएगा, वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह बहुत होता है, साथ में क्या निकलेगी, आकार की ध्वनि। सभी का दूसरा, दूसरा, चलो देखते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल करो, आप खुद महसूस करना।
क बोलो क, ग अंगद, एक ही जैसा है, एक ही समान समान हो रहा। मगर आप कंपेयर करो, ख बोलो ख और घ बोलो घ, ये लंबा जा रहा है कि नहीं, क से लंबा है कि नहीं। क बोलो क बोलो क और ख बोलो तो क ख, तो क जो है शॉर्ट होता है, क लंबा जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए च, अच्छा च बोलिए च, क्या और छ, छ शॉर्ट होगा नहीं, हकार आएगा, छ आता, जैसे ख ख, ठीक है। तो ये जो दूसरा और चौथा है ये कैसा होगा, महाप्राण, इसमें हवा ज्यादा जाता है, हवा जो है आपके मुख से ज्यादा निकलती है, इसको महाप्राण बोलेंगे। कौन सा होगा, दूसरा और चौथा। और जो अल्प प्राण है इसमें हवा कम निकलती है, जैसे क एकदम शॉर्ट, ठीक है, अल्प प्राण, क ग अंग, च ज इना, ये सब कैसे हो जाएंगे, अल्प प्राण। बस यही है, हवा के प्रवाह के आधार पर इसको याद रखिएगा 135 24, 135 24 एक शॉर्टकट बता देना है। इसमें कितना था 12 340, इसमें 135, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बच जाएगा 12 345 135 24। चलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर आपके सामने ही लिख दे रहा हूँ। चलो जो अभी लोग नहीं आए थे इन लोगों को समझा दे रहे हैं। एक होता है आपका अघोष और एक होता है घोष। अघोष क्या होता है, तो अघोष 12 मतलब पहला और दूसरा लेटर, और घोष क्या होता है 3 4 तीसरा चौथा। अच्छा एक चीज में छूट गया है, अभी तो ये छूट गया ना, जो अंतस्थ वाले में वो सब कहाँ जाएंगे, देखो इसमें, इसमें अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य र ल व, और इसमें ऊष्म श श स और ह पूरा जाता है, वहां पर ह नहीं था, याद आ रहा होगा, याद रखिएगा अंतस्थ य और ल इधर है और उसमें है, उसका जस्ट उल्टा उसमें था, इसमें अघोष में क्या था ऊष्म और इसमें क्या था। आप डिफरेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक बार इक्वल टू समझ में आए। ये वाला जो उसमें इधर था, है ना, देखो ना, ये जो उस पे है ना, उस वो किधर है, इधर है ना, ऐसे करके याद रखना है, उल्टा हो जाता है। देखो कितना इतना आसान लग रहा है, उतना है नहीं, ठीक है। अब आपके पास सामने विकल्प है ना, मेरे को बताओ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं ना, बताइए क्या बताना है आपका, वो मतलब आपका कंपन भी बताना है यहाँ पर, और साथ में प्लस क्या बताना है आपको, वायु के साथ बताना, बताओ दोनों बताओ ना, किस प्रकार का व्यंजन, वो सब वो भी बताइए और आप महाप्राण दोनों बताइए, आप कुछ बताओ, सब है ना आपके पास, फॉर्मूला है गणित जैसा, बताओ, ठीक है, एक काम कराइए और बाकी लोग कोशिश करो, नौ को सोचो, नौ नौ किस प्रकार का रीजनिंग है पूरा, बताओ। तो सबसे पहले आप हम लोग किसमें देख लेते हैं, इसमें देख चेक करें, एक बता देता हूँ कम से कम, तो अब हो जाएगा कि एक और दो, तो पहले आप देखो नौ कहाँ पर आता है, तो नौ, नौ आखिरी है, नौ कैसा होगा,